तो मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल मोटिव एपी स्टडी पर। हम लोग बिहार एसएससी इंटर लेवल के लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड जीके जीएस एवं करंट अफेयर की सटीक और शानदार स्टडी कर रहे हैं। आज हम लोग इस सीरीज में क्लास 3 वीडियो देखेंगे। जो लोग क्लास 1 और 2 नहीं देखें वो प्ले लिस्ट में जाकर जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से किसने वैशेषिक दर्शन का मूल पाठ लिखा है। तो वैशेषिक दर्शन का मूल पाठ किसने लिखा है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा कनाद। ठीक है, इस टाइप के महत्वपूर्ण प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, पहले हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट दर्शन के बारे में जान लेते हैं। जैसे कि 6 प्रमुख दर्शन है जिसके बारे में पूछा जाता है कि इसके दर्शन के ये प्रवर्तक कौन थे। ठीक है, जैसे कि सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन थे, तो कपिल थे। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कपिल थे। योग दर्शन का पतंजलि, है ना, याद रखना है योग दर्शन का पतंजलि। रिलेट ऐसे कर लेना है कि पतंजलि किनका है, तो रामदेव बाबा का है, पतंजलि कंपनी, और ये पतंजलि रामदेव का है। रामदेव बाबा जो है ये क्या योग गुरु है, तो योग का हो जाएगा पतंजलि, है ना। योग दर्शन का प्रवर्तक कौन है, पतंजलि। ठीक है, और न्याय दर्शन का प्रवर्तक गौतम, न्याय का गौतम, न्याय दर्शन का प्रवर्तक है गौतम। और वैशेषिक दर्शन का है कनाद, है ना, वैशेषिक दर्शन का ये है कनाद। ठीक है, और पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक हैं जैमिनी, पूर्व मीमांसा के हैं ये वाला जैमिनी। ठीक है, और वेदांत या तो उत्तर मीमांसा के हैं बदरायन। ठीक है, तो ये याद रखना है, यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है, तो छूटना नहीं चाहिए, ये ध्यान रखना है। ठीक है, एक बार फिर समझ लीजिए। सांख्य दर्शन के कपिल, योग दर्शन पतंजलि, न्याय दर्शन का गौतम, और वैशेषिक दर्शन का कनाद, जो कि यहाँ पूछा गया है, देखिए, है ना, कनाद है। और पूर्व मीमांसा का है जैमिनी, और वेदांत का है बदरायन। तो वेदांत बदरायन, वेदांत बदरायन ऐसे रिलेट करके याद कर लीजिएगा ना, वेदांत बदरायन। और उत्तर मीमांसा भी बोल दे तो वही है बदरायन। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। ठीक है, अब यहाँ से कुछ इसी टाइप का और महत्वपूर्ण प्रश्न ये आता है जो कि इसको आपको याद रखना है। जैसे कि महत्वपूर्ण जो है सिद्धांत है और उसके प्रवर्तक है ना, ये दर्शन है और ये प्रवर्तक है, ये चारों काफ़ी महत्वपूर्ण है। एग्जामों में कई बार पूछा हुआ है और ये हमेशा रिपीट भी होते रहता है। ठीक है, तो इसको याद रखना आपको। जैसे कि विशिष्टाद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन है, तो विशिष्टाद्वैतवाद के हैं रामानुजाचार्य। ठीक है, और शुद्धाद्वैतवाद के हैं वल्लभाचार्य। द्वैताद्वैतवाद के कौन है, निम्बार्क या निम्बकाचार्य। और अद्वैतवाद के हैं शंकराचार्य। ठीक है, अब देखिए नाम एक ही जैसा है, लगता है सभी। ठीक है, इसीलिए कन्फ्यूजन है इसमें, इसलिए इसको याद करने के लिए थोड़ा सा कुछ न कुछ इसमें रिलेट करेंगे ताकि सब आसानी से याद हो जाए। ठीक है, क्योंकि अगर याद करेंगे रटेंगे तो निश्चित रूप से आपसे गलती हो जाएगा, एग्जाम में कन्फ्यूजन हो जाएगा और आप गलत करके कतनों में पढ़िएगा लेकिन गलत करके आ जाइएगा। ठीक है, इसलिए इसमें क्या है, इस टाइप के जो है कंटेंट में आपको कुछ न कुछ दिमाग लड़ा के याद करना पड़ता है ताकि आपको आसानी से याद हो जाए और हमेशा याद भी रहे। ठीक है, और अभी भूल भी जाएँ अगर आप, तो आपको ऑप्शन से दिमाग में देख के तुरंत दिमाग में आ जाएगा कि आपका यही आंसर होगा। तो चलिए वो कैसे याद करते हैं, देखिए। विशिष्टाद्वैतवाद के प्रवर्तक है रामानुजाचार्य। ठीक है, अब याद करिए कि राम भगवान के गुरु कौन थे, तो गुरु वशिष्ठ थे। ठीक है, तो उससे रिलेट कर लीजिएगा, राम भगवान के गुरु थे वशिष्ठ, यानी वशिष्ठ जब आएगा, विशिष्टा जब आएगा तो दिमाग में तुरंत आ जाएगा वशिष्ठा, यानी कि राम भगवान वाला टिक कर देना है, रामानुजाचार्य। ठीक है, राम भगवान के गुरु कौन थे, गुरु वशिष्ठ थे, यानी कि विशिष्टा जैसे आया तो राम को टिक कर देना। ठीक है, अब यहाँ शुद्धाद्वैतवाद, शुद्धाद्वैतवाद के प्रवर्तक हैं वल्लभाचार्य। ठीक है, इसको रिलेट करिए ऐसे कि वल्लभाचार्य यानी बल से कोई भी चीज़ है ना, बल से शुद्ध कर दिया, बल से वो शुद्ध कर दिया, यानी शुद्धताद्वैतवाद के प्रवर्तक हैं वल्लभाचार्य, है ना। शुद्धाद्वैतवाद के वल्लभाचार्य यानी कि शुद्ध कर दिया बल से। ठीक है, तो ये भी याद हो जाएगा आपको। और द्वैताद्वैतवाद इसका है निम्बार्क या तो निम्बकाचार्य भी बोलते हैं। ठीक है, तो द्वैताद्वैतवाद, अब देखिए इसमें क्या है, सभी चीज़ों में देखिए विशिष्टाद्वैतवाद है, शुद्धाद्वैतवाद है या तो अद्वैतवाद है, और इसमें क्या द्वैताद्वैतवाद है, 2 बार है ना, द्वैताद्वैतवाद है। ठीक है, द्वैताद्वैतवाद, तो द्वैताद्वैत 2 बार है। तो एक कहावत सुनेंगे कि
ज़्यादा अगर नींबू को निचोड़ते हैं तो वो खट्टा हो जाता है, ठीक है। तो उसी प्रकार इसमें क्या किया, ज़्यादा डाल दिया, इसमें द्वैता द्वैतवाद है ना, तो इसमें द्वैत द्वैत 2 बार डाल दिया, तो ये ज़्यादा हुआ कि नींबू से रिलेट कर देना है, निम्बार्क को नींबू से रिलेट करिए, और ये द्वैता द्वैतवाद यानी कि ज़्यादा बार आएगा तो ज़्यादा बार नींबू निचोड़ने से क्या हो जाएगा, खट्टा हो जाएगा, तो नींबू रिलेट कर देना, ये निम्बार्क यानी नींबू है ना, तो द्वैता द्वैतवाद का हो जाएगा निम्बार्क, ठीक है। ये भी आपको आसानी से याद हो जाएगा, ठीक है। जैसी क्वेश्चन में आएगा आपको इसको देखिएगा ना कि द्वैता द्वैतवाद यानी ज़्यादा बार आया तो नींबू वाला टिक कर दीजिएगा, आपको दिमाग में आंसर आ जाएगा। और आप ढूंढिएगा ऑप्शन में कि नींबू वाला कहाँ है ना, नींबू है ना, इसको रिलेट करिए नींबू से, निम्बार्क। और ओ द्वैतवाद के प्रवर्तक है शंकराचार्य, इसको ऐसे रिलेट करिए कि ओ द्वैतवाद यानी शंकराचार्य यानी कि शंकर भगवान जो है ये अद्वितीय है, मतलब बाकी भगवानों से अलग है, सबसे अलग है, अद्वितीय है ना। जैसे कई लोग देखते हैं आजकल महाकाल के दीवाना हो रहे हैं, तो वही अद्वितीय है ये, तो ये अद्वितीय हो जाएगा शंकराचार्य, ठीक है। तो इस तरह से आपको याद कर लेना है, ठीक है। एक बार आप फिर से रिवीजन कर लीजिएगा तो आपको आसानी से लंबे समय तक याद रहेगा और आप आसानी से टिक कर दीजिएगा, ठीक है। यही खासियत है ना कि आप अन्य छात्रों से अलग होते हैं, और ये सब क्या है, थोड़ा टफ प्रश्न में आ जाता है, ठीक है। ये कई लोगों से गलती हो जाता है और आपसे आसानी से एग्जाम में ये बन जाएगा, ठीक है। वशिष्ठ जैसे आया रामानुचार्य शुद्धा बल से शुद्ध कर देंगे, द्वैता द्वैतवाद ज़्यादा आ रहा है, द्वैता द्वैत नींबू वाला टिक कर देंगे, अद्वैतवाद यानी शंकर भगवान जो वो द्वितीय है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, निम्न में से किस स्थल पर भगवान बुद्ध ने 4 महान सत्य पर अपना प्रथम उपदेश दिया था। यानी सिंपल क्वेश्चन हो जाता है, बुद्ध भगवान ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था, तो आपको मालूम है पहला उपदेश दिया था कहाँ, सारनाथ में, ठीक है। तो ऑप्शन खोज लेते हैं, सारनाथ कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर 4 में है सारनाथ, ठीक है। अच्छा, सर्वाधिक उपदेश पूछे तो है श्रावस्ती, सर्वाधिक श्रावस्ती ऐसे रिलेट कर लेना है, ठीक है। वॉइस से आ जाएगा, जैसे कि सबसे मतलब कि पहली बार उपदेश दिया था सारनाथ में, और सर्वाधिक श्रावस्ती, तो सर्वाधिक जैसे आएगा तो श्रावस्ती में कर देना, ठीक है ना। अच्छा, बुद्ध भगवान का जन्म कब हुआ था मालूम, तो बुद्ध का जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में, ठीक है। आपको याद करवाएं ताकि कभी कन्फ्यूजन ना हो, 563, और क्योंकि महावीर स्वामी से कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाता है, क्योंकि महावीर स्वामी का जन्म हुआ था 540 ईसा पूर्व में, ठीक है। तो गौतम वाला याद रखना कैसे, गौतम बुद्ध, गौतम में तो आ रहा है तो वाला रिलेट कर देना है ना, 63, गौतम बुद्ध 63, गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में, और महावीर स्वामी का जन्म हुआ 540 ईसा पूर्व में, ठीक है। गौतम बुद्ध की मृत्यु की बात करें तो 483 ईसा पूर्व में हुआ था, इसमें भी देखिए तो आ रहा है, तो इसमें कन्फ्यूजन है ही नहीं, ठीक है। तो गौतम वाला दोनों में तो वाला आएगा, 563 ईसा पूर्व में जन्म और 483 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हो गई, ठीक है। और महावीर स्वामी का अलग से याद रखना है, ये वाला अगर रिलेट करते हैं तो महावीर स्वामी वाला आसानी से आपको याद ही रहेगा, ठीक है। महावीर स्वामी का मृत्यु हुआ था कब, 468 ईसा पूर्व में, ठीक है। और एक चीज़ आपको हमेशा याद रखना है, और जब भी पढ़िएगा तो इस तरह से थोड़ा सा रिलेट कर लीजिएगा, जैसे कि गौतम बुद्ध का जब भी मृत्यु पढ़िएगा ना तो 2 प्रश्न और रिलेट कर लीजिएगा, ताकि आपको गौतम बुद्ध वाला भी याद रहे और वो भी याद रहे। कौन सा, देखिए बिहार की बात करते हैं तो बिहार की पश्चिम से पूर्व की लंबाई कितनी मालूम, तो वो है 483 किलोमीटर, ठीक है। बिहार की पश्चिम से पूर्व की लंबाई है 483 किलोमीटर, या 483 क्या है, ये गौतम बुद्ध की मृत्यु कब हुआ था, 483 ईसा पूर्व में ही हुआ था, यानी गौतम बुद्ध का मृत्यु का जो है ये डाटा यही है, बिहार की पश्चिम से पूर्व की लंबाई है, ठीक है। तो पश्चिम से पूर्व की लंबाई हमेशा याद रहेगा, और पश्चिम से पूर्व की लंबाई से 2 क्वेश्चन आपको याद रहेगा। बिहार के पश्चिम के से पूर्व की लंबाई जो है 483 किलोमीटर, वही गौतम बुद्ध की मृत्यु हुआ था 483 ईसा पूर्व में, ठीक है। और उत्तर से दक्षिण भी लंबाई जान लेते हैं, उत्तर से दक्षिण लंबाई कितनी बिहार की, तो वो है 345 किलोमीटर। इसको कैसे याद रखना है, तो ये लगातार है 3 4 5, है ना। तो ये वाला आपको बुद्ध से याद रहेगा, और ये 3 4 5 कर देना है, लगातार 345 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण की लंबाई है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पर आपको मेन चीज़ें फोकस करवाएं क्या, बुद्ध का जन्म जो हुआ
और मृत्यु वो कन्फ्यूजन कभी ना हो। जन्म 563 ईसा पूर्व, अब मृत्यु 483 ईसा पूर्व, ठीक है। तो ये आपको अच्छे से याद हो गया। अब बात कर लेते हैं बुद्ध और महावीर की जन्म और मृत्यु कहाँ हुआ, ठीक है। तो एक बार समझिए अच्छे से ध्यान से। देखिए ये सब चीज़ें क्या है, आप अगर नोट नहीं बनाए हैं तो नोट कर लीजिएगा, ठीक है। ये सब अगर नोट बना लेते हैं तो आपका कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जिसकी भी आप तैयारी करते हैं उसको क्रैक करने के लिए काफ़ी है, ठीक है। सभी एग्जामों में आप बेहतर करके आइएगा, इसका नोट बना लेते हैं। तब जो हम सीरीज पढ़ाते हैं या तो जो भी हम जीके जीएस का पढ़ाते हैं उसका आप अगर बना लेते हैं नोट, तो आपको कोई भी एग्जाम दीजिए, है ना, बिहार का हो, एसएससी, रेलवे, सभी एग्जाम में आप बेहतर करिएगा जीके जीएस में, ठीक है। तो गौतम बुद्ध का मृत्यु हुआ था, पहले जन्म की बात कर लेते हैं। जन्म हुआ था कहाँ? लुम्बिनी, नेपाल में, ठीक है। लुम्बिनी में हुआ था जन्म, नेपाल में। और महावीर स्वामी का जन्म हुआ था वैशाली कुंडग्राम में, ठीक है। दोनों को साथ लेकर चलते हैं क्यों, ताकि कन्फ्यूजन ना हो। बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी, नेपाल में, और महावीर स्वामी का जन्म हुआ था वैशाली के कुंडग्राम में। बुद्ध की मृत्यु हुआ था कुशीनगर में, और महावीर स्वामी की मृत्यु हुआ था पावापुरी में हुआ था, जो कि राजगीर के पास है, ठीक है। ये ध्यान रखना है। एक बार फिर समझ लीजिए, बुद्ध का जन्म नेपाल के लुम्बिनी में, जो कि आपको याद भी है, और महावीर का जन्म वैशाली में, बुद्ध की मृत्यु कुशीनगर, और महावीर की मृत्यु पावापुरी में हुआ था, ठीक है। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। माता का नाम महामाया, पिता का नाम शुद्धोदन, पिता का नाम शुद्धोदन। और फिर बात करते हैं महावीर स्वामी का, बचपन का नाम था वर्धमान, माता का नाम त्रिशला, और पिता का नाम था सिद्धार्थ। यानी कि महावीर स्वामी का जो पिता का नाम था सिद्धार्थ, वो गौतम बुद्ध का बचपन का नाम था, ठीक। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम था सिद्धार्थ, और महावीर स्वामी का पिता का नाम भी सिद्धार्थ था, ठीक है। ये ध्यान रखना है। अच्छा, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था? तो बोध गया में हुआ था, पीपल वृक्ष के नीचे और फल्गु नदी के किनारे हुआ था, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको हमेशा याद रखना है। नेक्स्ट है हाइडे स्पीच का युद्ध किन दो राजाओं के बीच में हुआ था? तो हाइडे स्पीच का युद्ध हुआ था सिकंदर और राजा पोरस के बीच हुआ था, ठीक है। तो यहाँ से प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा आपसे कि झेलम नदी के तट पर राजा पोरस को किसने हराया था? तो सिकंदर ने हराया था, है ना। सिकंदर ने राजा पोरस को हरा दिया था, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। और ये जो हाइडेस्पीच का युद्ध है, ये झेलम नदी के किनारे हुआ था। इसे झेलम का युद्ध भी कहा जाता है। झेलम या तो बितस्ता का युद्ध कहा जाता है, और हाइडे स्पीच का युद्ध भी कहा जाता है। ये सिकंदर और राजा पोरस के बीच हुआ था, जिसमें सिकंदर विजयी रहा था, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऊपरकोट बौद्ध गुफाएं गुजरात के किस शहर में मिलेगी? ऊपरकोट बौद्ध गुफाएं ये कहाँ मिलेगा? तो गुजरात के किस शहर में पूछा है? तो ये बड़ोदरा में, ठीक है। ऊपरकोट बौद्ध गुफाएं ये कहाँ है? बड़ोदरा में है, ठीक है। और गुजरात की जब भी बात आए तो काफ़ी इंपॉर्टेंट, यहाँ से कई क्वेश्चन गुजरात से पूछा जाता है। जैसे पुरातात्विक स्थल जो है लोथल, धौलावीरा और सुरकोटदा, ये कहाँ है? तीनों गुजरात में। लोथल, धौलावीरा, सुरकोटदा, ये गुजरात में है। तीनों से अगर एक एक प्रश्न याद रखते हैं तो लोथल क्या है? प्राचीन बंदरगाह पूछे, ये गोदीवाड़ा, गोदी खाना, ये हो जाता है लोथल। और युगल सब का भी पूछे, साक्ष्य कहाँ से मिला था? तो लोथल से मिला था। धौलावीरा क्या है? 40वां विश्व विरासत जो है भारत का, वो धौलावीरा है, ठीक है। और सुरकोटदा से घोड़े के हड्डियों का अवशेष कहाँ से मिला था? तो सुरकोटदा से मिला था। और ये तीनों गुजरात में, लोथल, धौलावीरा और सुरकोटदा गुजरात में, ठीक है। अच्छा, जंगली गधा के लिए प्रसिद्ध कच्छकरण ये किस राज्य में है? तो गुजरात में है ना। कच्छकरण गुजरात में। अच्छा, एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान वो कौन सा है? गिर राष्ट्रीय उद्यान, है ना। और गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो वो भी गुजरात में है, ठीक है। ये सब कतई जहर प्रश्न है, एग्जामों में हमेशा आते रहता है, ठीक है। ये सब को हमेशा याद रखना चाहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब। अब एक क्वेश्चन गुजरात से ये वाला आता है कि दुनिया का सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना वो कहाँ है? तो वो है जामनगर, जो कि गुजरात में ही है। दुनिया का सबसे बड़ा तेल शोधक पूछे या तो ऑयल रिफाइनरी कारखाना कहाँ है? तो ये है जामनगर, गुजरात में, ठीक है। सर्वाधिक कपास का उत्पादन कहाँ होता है? तो गुजरात में होता है। सर्वाधिक मूंगफली का उत्पादक राज्य वो भी गुजरात है। डांडिया कहाँ का नृत्य है? तो डांडिया है आपका गुजरात में। और गरबा नृत्य भी गुजरात का है। गरबा काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसे ना अभी हाल ही में आपको क्या किया गया है, विश्व जो अमूर्त विश्व धरोहर सूची है, अमूर्त विश्व विरासत सूची में इसे शामिल किया गया गरबा को, ठीक है। तो गरबा कहाँ का? ये गुजरात का, ठीक है। क्योंकि देखिए इसलिए ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि इसके पहले एक बार
जब रेलवे एनटीपीसी का क्वेश्चन एग्जाम हो रहा था उस समय कोलकाता के दुर्गा पूजा को अमूर्त धरोहर सूची में शामिल किया गया था और वो क्वेश्चन पूछा गया था रेलवे एनटीपीसी में, ठीक है। तो इसलिए अमूर्त धरोहर सूची में जो शामिल है अभी हाल ही में सबसे जो लाटेस्ट है वो गरबा नृत्य को शामिल किया गया है, ठीक है। तो वो ध्यान रखना है। देखिए एक होता है सांस्कृतिक आपका विश्व विरासत स्थल और एक होता है अमूर्त विश्व विरासत जो होता है धरोहर होता है, वो होता है क्या, अमूर्त मतलब होता है जिसको हम छू ना सकें, ठीक है। जो कि मतलब एक भावनात्मक है, काल्पनिक है, जैसे नृत्य हो गया, डांस हो गया, ये सब ये हो गया अमूर्त धरोहर में आ जाता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। तो गरबा कहाँ का है, तो गुजरात का है, ठीक है। नेक्स्ट है राजा अजातशत्रु देश वंश के शासक थे। तो अजातशत्रु ये किस वंश का शासक था, तो ये था हर्यक वंश का शासक था ये अजातशत्रु, ठीक है। याद रखना है हर्यक वंश का शासक था अजातशत्रु। वो कैसे, देखिए हर्यक वंश का संस्थापक कौन था, तो वो था बिंबिसार। हर्यक वंश का संस्थापक था बिंबिसार। अब बिंबिसार का पुत्र था ये अजातशत्रु और अजातशत्रु का पुत्र था उदयन, ठीक है। तो ये याद रखना है। और बिंबिसार जब भी पढ़िएगा तो इसी के साथ है ना बिंदुसार को भी साथ में पढ़ लीजिएगा, क्योंकि बिंदुसार और बिंबिसार में आपको कन्फ्यूजन हो जाता है कभी कभी, ठीक है। तो बिंदुसार जो है ये मौर्य वंश का शासक था और ये अशोक का पिता था, चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था, यानी कि मौर्य वंश का संस्थापक था चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था बिंदुसार और बिंदुसार का पुत्र था अशोक। और ये हर्यक वंश का संस्थापक था ये बिंबिसार। बिंबिसार का पुत्र था अजातशत्रु और अजातशत्रु का पुत्र था उदयन, ठीक है। ये ध्यान रखना है। और इसमें क्या हुआ था, बिंबिसार की हत्या इसका पुत्र अजातशत्रु ने करवा दिया था और अजातशत्रु की हत्या अजातशत्रु का ही पुत्र उदयन ने करवा दिया था। इसलिए इस वंश को यानी हर्यक वंश को पितृहंता वंश कहा जाता है। एक क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लिया जाएगा आपसे कि इतिहास में किस वंश को पितृहंता वंश कहा जाता है, तो हर्यक वंश को पितृहंता वंश कहा जाता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। अच्छा ये और बात करते हैं अगर, तो देखिए पाटलिपुत्र की स्थापना किसने किया था अगर पूछे तो अजातशत्रु ने किया था और पाटलिपुत्र को राजधानी के रूप में किसने स्थापित किया था, तो उदयन ने किया था, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। और बात करते हैं क्या अजातशत्रु से एक प्रश्न और भी आएगा कि प्रथम बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुआ था, तो ये अजातशत्रु के ही शासनकाल में पहली बौद्ध संगीति हुआ था। कहाँ, राजगीर में हुआ था और अध्यक्ष कौन था, महाकश्यप था, है ना। पहली बौद्ध संगीति का अध्यक्ष था महाकश्यप, लेकिन किसके शासनकाल में हुआ था, अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। नेक्स्ट है प्राचीन चंपा शहर को देश महाजन पद की राजधानी माना जाता है, ठीक है। तो थोड़ा सा अगर रिलेट करके आप याद करवाते हैं, अब हम आपको वैसा ही आपको थोड़ा सा सिस्टमेटिक ढंग से आपको पढ़ाते हैं स्मार्ट तरीके से, ताकि आपको क्वेश्चन एक बार पढ़ने के बाद याद रहे, ठीक है। बहुत सारा पढ़ने से बेहतर है कि जो भी पढ़े वो छूटने न पाए और अच्छे से हमेशा हमेशा के लिए याद हो जाए, ठीक है। इस तरह से पढ़ना चाहिए। और ज़्यादा बहुत ज़्यादा क्वेश्चन को अगर पढ़ लेते हैं ज़्यादा और उसको समझ के अगर नहीं पढ़ते हैं तो वो आपके काम के नहीं आता, वो उसको आप बार बार पढ़ना पड़ेगा, आपको बार बार पढ़ते रहिए, लेकिन वो एग्जाम में आप कन्फ्यूजन हो जाइएगा। जब तक समझ के नहीं पढ़िएगा, कन्फ्यूजन वाला सभी प्रश्नों को एक साथ नहीं पढ़िएगा, सिस्टमेटिक ढंग से नहीं पढ़िएगा, तो आप पढ़ते जाइएगा फिर आप भूलते जाइएगा, ठीक है। और कितनों पढ़िएगा लेकिन भूल ही जाइएगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद कुछ जानकारी होगी और सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ते हैं तो कम मेहनत में बहुत ज़्यादा जानकारी हो जाती है, ठीक है। अब जैसे चंपा की बात आई है तो चंपा से रिलेट करेंगे। चंपा अगर याद कर लेते हैं कि चंपा शहर को देश महाजनपद की राजधानी यानी कि अंग की राजधानी चंपा है, तो अंग की राजधानी चंपा है तो उसमें अनुसार को रिलेट करेंगे, ठीक है। ये जो अंग है ओ में अनुसार अगो है ना, ये अनुसार जो है तो इसकी राजधानी भी है चंपा। चंपा में देखिए अनुसार है ना, चंपा में क्या है, अनुसार है। तो अगर इस तरह से आप अगर याद कर लेते हैं रिलेट करके, तो जैसे ही बोला चंपा तो चौ में अनुसार है, तो अनुसार ऑप्शन में देखिए कहाँ है, किस में है, तो यहाँ अंग में है, ठीक है। तो ये अंग की राजधानी चंपा थी, ठीक है। तो ऐसे ध्यान रहेगा, तो रिलेट करके याद कर लेते हैं तो थोड़ा सा आपको हिंट मिलता है, काफ़ी मदद मिलता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। तो अंग की राजधानी है चंपा हो गया, ठीक है। अच्छा महाजन पद की बात आइए तो किस बौद्ध ग्रंथ में 16 महाजन पद की जानकारी मिलती है, तो बौद्ध ग्रंथ पूछे तो वह है अंगुत्तर निकाय, है ना। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में 16 महाजन पद की जानकारी मिलती है। और किस जैन ग्रंथ में
16 महाजनपद की जानकारी मिलती है? तो भगवती सूत्र है ना, जैन ग्रंथ है भगवती सूत्र। तो जैन ग्रंथ है भगवती सूत्र, जिसमें कि आपको 16 महाजनपद की जानकारी मिलती है, जैन ग्रंथ। और बौद्ध ग्रंथ में आपका कौन सा है? तो बौद्ध ग्रंथ में अंगुत्तर निकाय, बौद्ध ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय में आपको 16 महाजनपद की जानकारी मिलती है। अब 16 महाजनपद से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है और यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। तो एक बार वो 16 महाजनपद के चैप्टर को ही हम लोग यहाँ पर रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। ये आपके लिए इसमें सजा कर लाए हैं, ठीक है, ताकि आपको आसानी से याद भी हो जाए, ठीक है। देखिए 16 महाजनपद है, 16 महाजनपद को हम लोग ऐसे पढ़ेंगे कि बिहार में 3 महाजनपद है, ठीक है, मगध, अंग और बज्जी, ठीक है। एक बार ये सब प्रश्न पूछा गया था कि यूपी में कितने महाजनपद है, तो आपको याद रखना है बिहार में है 3 महाजनपद और यूपी में है 8 महाजनपद, ठीक है, 11 हो गया, ठीक है। और 11 महाजनपद ऐसे हो गया और 3 महाजनपद है जो कि सिंगल है, यानी कि मध्य प्रदेश में एकमात्र महाजनपद है अवंती, और राजस्थान में है मत्स्य, और साउथ इंडिया में है असमक, ठीक है। तो ये तीनों जगह अलग अलग है, एक ही है। जैसे मध्य प्रदेश में एकमात्र महाजनपद है अवंती, राजस्थान में मत्स्य और साउथ इंडिया में असमक, यानी 3 इधर हो गया, तो हो गया कितना 14। देखिए उधर था कितना, बिहार में 3, 8 यूपी, 11 और 3 हो गया ये 14, और 2 बच गया ये जो है कम्बोज और गंधार, ये भारत के बाहर है, ठीक है। तो ये हो गया टोटल 16 महाजनपद। भारत के बाहर पूछे कौन सा महाजनपद है, तो ये कम्बोज और गंधार, ठीक है। ये आपका है, ये आपका इंडिया का अगर मैप है तो यहाँ पर है आपको पाकिस्तान और अफगानिस्तान के एरिया में है कम्बोज और गंधार, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। अब यहाँ से क्या ज़्यादातर क्वेश्चन जो है ना वो राजधानी के बारे में पूछा जाता है, तो एक बार राजधानी हम लोग पढ़ लेते हैं। बिहार में देखिए महाजनपद में 16 महाजनपद में सबसे ज़्यादा शक्तिशाली महाजनपद था वो मगध था, ठीक है। मगध की राजधानी कहाँ है? राजगीर या तो गिरिब्रज। तो वर्तमान में जो राजगीर है ये मगध की राजधानी थी, मगध की राजधानी राजगीर, मगध की राजधानी हो गया राजगीर। अंग का हो गया चंपा, बज्जी की राजधानी वैशाली, बज्जी की राजधानी वैशाली हो गया, बज्जी की राजधानी वैशाली। ये तीनों बिहार का हो गया, मगध का राजगीर, अंग का चंपा, बज्जी की राजधानी वैशाली। ये वही वैशाली है जहाँ से याद करते हैं क्या 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? वैशाली में थी। दूसरी बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था? वैशाली में। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था, ठीक है। ये ध्यान रखना है। जब बात करते हैं अब यूपी में जो है 8 महाजनपद, उसकी राजधानी याद करते हैं। जैसे कि काशी की राजधानी वाराणसी, काशी का वाराणसी, काशी वाराणसी। कौशल श्रावस्ती, कौशल की राजधानी श्रावस्ती। मल्ल की राजधानी कुशीनारा, कुशीनारा बोलिए या तो कुशीनगर, जहाँ पर गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी, यानी महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुआ था कुशीनगर में ही, ठीक है। तो मल्ल की राजधानी है कुशीनारा। और वत्स की राजधानी है कौशाम्बी, वत्स का कौशाम्बी। और कुरु की राजधानी है इंद्रप्रस्थ, कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ। पांचाल की राजधानी अहिछत्र, पांचाल की राजधानी है अहिछत्र। और सूरसेन की राजधानी मथुरा, सूरसेन की राजधानी मथुरा है। और चेदी की राजधानी है शक्तिमती या तो सूथीवती भी कहा जाता है। तो चेदी की राजधानी है शक्तिमती। अवंती की राजधानी, 2 राजधानी थी अवंती की, एक माहिष्मती और एक उज्जैन, ठीक है, या तो उज्जैनी भी बोलते हैं। तो ये ऑप्शन में जो भी रहे आसानी से इसको टिक कर देना है। अवंती की राजधानी है माहिष्मती और उज्जैन। मत्स्य की राजधानी कहाँ है? तो विराटनगर है, मत्स्य की राजधानी विराटनगर है, ठीक है। और आगे क्या है? असमक की राजधानी है पैठन, असमक की राजधानी है पैठन। कम्बोज की राजधानी पुंछ, कम्बोज की पुंछ। और गंधार का तक्षशिला है, गंधार का राजधानी कहाँ थे? तो वो तक्षशिला, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखना है, ठीक। एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं ताकि आपको इसी वीडियो में याद आसानी से हो जाए, ठीक है। ज़्यादा आपको भटकना ना पड़े, पढ़ना ना पड़े। मगध, राजगीर, अंग, चंपा, बज्जी की वैशाली, काशी का वाराणसी, कौशल श्रावस्ती, कौशल श्रावस्ती। श्रावस्ती वही है जहाँ पर भगवान बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे। सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? श्रावस्ती में। मल्ल की राजधानी कुशीनगर, वत्स का कौशाम्बी, कुरु का इंद्रप्रस्थ, पांचाल का अहिछत्र, सूरसेन मथुरा, चेदी शक्तिमती और अवंती का माहिष्मती और उज्जैन।
और मत्स्य का विराटनगर, और अस्मक का पैठन, और कंबोज का पुंछ, और गंधार का तक्षशिला। ठीक है, ये सारी चीज़ें ध्यान रखना आपको। नेक्स्ट है कि पक्की मिट्टी यानी टेराकोटा के मंदिरों के लिए प्रसिद्ध विष्णुपुर निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो यहाँ पूछा है कि पक्की मिट्टी टेराकोटा के मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है ये विष्णुपुर। ये विष्णुपुर मतलब किस राज्य में है। तो विष्णुपुर है आपका पश्चिम बंगाल में। ठीक है, विष्णुपुर कहाँ है, पश्चिम बंगाल में। अब इसी तरह के कुछ कन्फ्यूजन वाला प्रश्न है वो आपको एक साथ देखना अति आवश्यक है। ठीक है, जैसे यहाँ पर आया है पक्की मिट्टी टेराकोटा, इसी तरह एक क्वेश्चन आता है हल का टेराकोटा, ये कहाँ से प्राप्त हुआ। तो हल का टेराकोटा ये हुआ था बनवाली से। बनवाली कहाँ है, तो ये हरियाणा में है। ठीक है, बनवाली कहाँ है, हरियाणा में है। हल का टेराकोटा पूछे या तो मिट्टी से बने हुए हल कहाँ से प्राप्त हुआ, तो यही बनवाली से ही प्राप्त हुआ था, हरियाणा से। ठीक है, और एक आता है मिट्टी के बर्तन। मिट्टी के बर्तन का साक्ष्य कहाँ से मिला था, तो कालीबंगा राजस्थान से मिला था। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। अच्छा, बनवाली और राखीगढ़ी ये दोनों जो स्थल है ये हरियाणा में। ठीक है, यहाँ पर तेलंगाना। तेलंगाना का गठन कब हुआ था, 2 जून 2014 को हुआ था। तेलंगाना की राजधानी कहाँ है, हैदराबाद है। तेलंगाना का वर्तमान मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी और वर्तमान राज्यपाल है जिष्णु देव वर्मा, है ना। नए राज्यपाल बने हैं तेलंगाना का जिष्णु देव वर्मा, है ना। जिष्णु देव वर्मा जो है तेलंगाना के राज्यपाल बने हैं। नेक्स्ट है भारत के किस बौद्ध स्थल पर गौतम बुद्ध ने सबसे पहले धर्म का प्रचार किया था। तो सबसे पहले धर्म का प्रचार यानी कि पहला उपदेश कहाँ दिया था, तो ये सारनाथ में दिया था। ठीक है, आपको मालूम है सारनाथ में, सर्वाधिक पूछे श्रावस्ती में। ठीक है, अच्छा, गौतम बुद्ध ने जो अपना भाषा है या तो ज्ञान है, शिक्षा किस भाषा में दिया, तो पाली भाषा में दिया था। ठीक है, गौतम बुद्ध जो है ये पाली भाषा में दिया था, ये ध्यान रखना है। ठीक है, किस भाषा में दिया, पाली भाषा में दिया था। और वही आ जाता है अगर जैन धर्म का आ जाता है तो वो प्राकृतिक भाषा हो जाता है। ठीक है, अच्छा, बुद्ध का जन्म कब हुआ था, तो गौतम बुद्ध 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी में हुआ था। और बुद्ध का ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में फल्गु नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे हुआ था। ठीक है, फल्गु नदी से काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ बन जाता है, काफ़ी क्वेश्चन यहाँ फल्गु नदी से पूछा जा रहा है अभी। ठीक है, तो ध्यान रखना है। अभी बिहार पुलिस का जो एग्जाम हुआ था उसमें पूछ लिया था कि महाबोधि मंदिर किस नदी के किनारे है, तो फल्गु नदी के किनारे है। ठीक है, और भारत का सबसे बड़ा रबर डैम किस नदी पर बनाया गया, तो फल्गु नदी पर बनाया गया। विष्णुपद मंदिर किस नदी के किनारे है, तो फल्गु नदी के किनारे है। और पितृपक्ष मेला कहाँ लगता है, तो फल्गु नदी पर ही लगता है। फल्गु नदी को ही क्या बोलते हैं, निरंजना नदी भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखना है। अच्छा, भगवान बुद्ध को महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ, तो वो हुआ था कुशीनगर में। महापरिनिर्वाण यानी मृत्यु, वो कहाँ हुआ था, तो कुशीनगर जो कि यूपी में है। और बुद्ध की मृत्यु कब हुआ था, तो बुद्ध की मृत्यु यानी कि बिहार की पश्चिम से पूर्व की लंबाई। ठीक है, 483 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, और बाकी उत्तर से दक्षिण लंबाई कितना है, 345 किलोमीटर। नेक्स्ट है बौद्ध वास्तुकला में स्तूप को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए भक्तों के लिए पैदल मार्ग क्या कहलाता था। तो क्वेश्चन क्या पूछा है, बौद्ध वास्तुकला में स्तूप को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए। तो जैसे कि मान के चलिए ये है आपका स्तूप। ठीक है, तो स्तूप के पास श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए जो पैदल मार्ग था, ठीक है, ये मार्ग का पूछा कि इसको क्या बोला जाता था उस समय। तो जो पैदल यात्रा करता था ये मार्ग वो कहलाता था मेधी, है ना। ये क्या कहलाता था, मेधी। ठीक है, पैदल यात्रा जो करता था श्रद्धांजलि देने के लिए बौद्ध स्तूप पर, तो उसे कहा जाता था मेधी। ठीक है, अब इसी तरह थोड़ा सा टफ प्रश्न आता है एक, तो याद रखना है कि प्राचीन बौद्ध शिक्षा प्रणाली में विद्यार्थी को मठ में भर्ती होने के बाद सभी सांसारिक और पारिवारिक संबंधों को त्यागना पड़ता है, इसे क्या कहा गया है। ठीक है, तो याद रखना है। क्वेश्चन फिर समझिए कि प्राचीन बौद्ध शिक्षा प्रणाली में विद्यार्थी को मठ में भर्ती होने के बाद सभी सांसारिक और पारिवारिक संबंधों को त्यागना पड़ता है, इसे क्या कहा गया है, तो इसे प्रवज्या कहा गया है। क्या कहा गया, प्रवज्या। ठीक है, याद रखना है प्रवज्या। तो कुछ टफ प्रश्न भी
याद करने चाहिए, याद रहना चाहिए, ठीक है। क्योंकि आसान प्रश्न तो आपको आते ही है, कुछ कठिन प्रश्न जैसे कि अगर 100 क्वेश्चन होता है, यानी कि उसमें क्या है, आपको 20 क्वेश्चन है कि निश्चित रूप से आपको टफ प्रश्न भी रहते हैं, ठीक है। तो आपके एग्जाम में जैसे कि बिहार एसएससी में आपको 75 क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो कुछ ऐसे भी 10-15 प्रश्न होते हैं जो कि काफ़ी टफ होते हैं, ठीक है। बाकी मॉडरेट होते हैं, तो इसलिए टफ प्रश्नों को भी जो याद रखते हैं वही क्या है, मेरिट में भी एक्सेलेंट कर पाते हैं, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन हम आपको याद रखना है। जैसे ये क्वेश्चन आपके लिए नया होगा, ठीक है। पैदल मार्ग के लिए क्या कहा जाता है, तो मेधी कहा जाता है। और वो जो घर से जो सांसारिक मोह माया त्याग करके उसमें जो बौद्ध शिक्षा प्रणाली में भाग लेता है विद्यार्थी, तो त्यागना पड़ता है सब चीज़, उसे कहा जाता है प्रव्रज्या। तो दोनों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, ताकि आप जब एग्जाम दें तो सभी से छूट जाए लेकिन आपसे नहीं छूटे। निम्नलिखित में से कौन से वर्ण को उत्तर वैदिक काल में उपनयन संस्कार के अनुष्ठान की अनुमति नहीं थी? तो उत्तर वैदिक काल में उपनयन संस्कार के अनुष्ठान की अनुमति किसको नहीं था? तो 4 ऑप्शन दिया हुआ, क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य और शूद्र। तो इसमें शूद्र को ये उपनयन संस्कार का अनुष्ठान का अधिकार नहीं था। बाकी उत्तर वैदिक काल में उपनयन संस्कार के लिए क्षत्रिय, ब्राह्मण और वैश्य को ये अधिकार प्राप्त था, ठीक है। अच्छा, शूद्र का उल्लेख ये है, ये ऋग्वेद के किस मंडल में? तो ये है ऋग्वेद के 10वें मंडल में शूद्र का उल्लेख किया हुआ है। नेक्स्ट है, महाजनपद काल के दौरान बज्जी गणराज्य की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी? तो बज्जी की राजधानी कहाँ थी? वैशाली। और वैशाली जब भी आए आपके सामने, ठीक है, जितनी बार आए, हमेशा आपको 4-5 प्रश्न है, काफ़ी महत्वपूर्ण है, आपको रिवीजन कर लेना चाहिए। कौन कौन सा है? 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? तो वो वैशाली में थी, ठीक है। दूसरी बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था? तो वैशाली में हुआ था। और महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो वो वैशाली में हुआ था, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। तो क्वेश्चन यहाँ पर क्या था? बज्जी की राजधानी क्या था? वैशाली। अच्छा, सोथीवती जो है ये, इसी को क्या बोले थे हम? शक्तिमती, है ना। शक्तिमती या तो सोथीवती एक ही है। ये किस महाजनपद की राजधानी थी? तो चेदी की राजधानी थी सोथीवती। और मत्स्य की राजधानी थी विराटनगर, है ना। विराटनगर किसकी थी? मत्स्य की राजधानी थी। और काशी की राजधानी थी वाराणसी। काशी की राजधानी थी वाराणसी, ये काशी की राजधानी थी, ठीक है। तो ये सारे चीज़ें ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, अजातशत्रु ने निम्नलिखित में से किस पर आक्रमण करने के संबंध में वासाकर नामक अपने मंत्री को बुद्ध के पास उनका परामर्श लेने के लिए भेजा था? यानी कि ये चारों में से कहाँ पर वो आक्रमण करने के लिए ना, बुद्ध के पास परामर्श लेने के लिए अपना मंत्री वासाकर को भेजा था। तो ये बज्जी पर आक्रमण करने के लिए ये बुद्ध से परामर्श लेने के लिए वासाकर को भेजा था। बज्जी की राजधानी कहाँ थी? तो वैशाली थी, ठीक है। और बात करते हैं ये अजातशत्रु की, तो हर्यक वंश का संस्थापक था बिंबिसार। बिंबिसार का पुत्र था अजातशत्रु, और अजातशत्रु का पुत्र था उदयन, ठीक है। ये ध्यान रखना है। अच्छा, एक कतई जहर प्रश्न आता है कि बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वैद्य जीवक किसके दरबार में रहता था? तो जीवक ये काफ़ी फेमस ये वैद्य थे, तो ये रहता था बिंबिसार के दरबार में रहता था, ठीक है। अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए कि बिंबिसार के दरबारी ये था, ठीक है, ये उसका प्रमुख बिंबिसार का वैद्य था, लेकिन जीवक रहता था कहाँ? तो ये राजगीर में रहता था, ठीक है। जीवक जो है ये राजगीर में रहता था, ठीक है, ये ध्यान रखना है। और बात करते क्या, ये अजातशत्रु के समय ही प्रथम बौद्ध संगीति हुआ था ना। पहली बौद्ध संगीति किसके समय हुआ था? तो पहली बौद्ध संगीति राजगीर में अजातशत्रु के समय हुआ था, और अध्यक्ष था महाकश्यप, है ना। प्रथम बौद्ध संगीति का अध्यक्ष थे महाकश्यप। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन प्राचीन भारत में जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे? तो 24वें तीर्थंकर पूछा गया है, तो 24वें थे कौन? महावीर स्वामी, है ना। महावीर स्वामी का बचपन का नाम था वर्धमान। तो महावीर स्वामी ये 24वें तीर्थंकर थे। तीर्थंकर में आपको बताए थे 5 तीर्थंकर आपको याद रखना है, जिससे एग्जाम में पूछा जाएगा और आपसे एग्जाम में क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक है। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव, जो कि जैन धर्म का संस्थापक भी माना जाता है। तो पहले तीर्थंकर हो गया ऋषभदेव, दूसरा अजितनाथ, तीसरा संभवनाथ, और 23वें थे कौन? पार्श्वनाथ। 23वें पार्श्वनाथ सबसे ज़्यादा बार अगर प्रश्न पूछा जाता है
तो पार्श्वनाथ से पूछा जाता है, कई बार एग्जाम में पूछा गया और अभी भी हाल में जो एग्ज़ाम हुआ है सभी भी एग्जामों में ये पूछा हुआ है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा 23वें तीर्थंकर के बारे में पूछा जाता है, तो ये आपको रट के रखना है। 23वें तीर्थंकर कौन थे, तो वो पार्श्वनाथ थे, ठीक है। और 24वें और अंतिम तीर्थंकर थे महावीर स्वामी, ठीक है। एक बार फिर समझ लीजिए, जैन धर्म के पहले तीर्थंकर जो कि जैन धर्म का संस्थापक भी था ऋषभदेव, दूसरा अजितनाथ, तीसरा संभवनाथ, 23वें पार्श्वनाथ और 24वें कौन थे, महावीर स्वामी थे, ठीक है। ये ध्यान रखना है। महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था, 540 ईसा पूर्व में वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था। महावीर स्वामी का जन्म हो गया। मृत्यु कब हुआ था, 468 ईसा पूर्व में पावापुरी में हुआ था। पावापुरी राजगीर के पास है, ठीक है। महावीर का माता का नाम क्या था, त्रिशला, पिता का नाम था सिद्धार्थ और महावीर स्वामी का बचपन का नाम था वर्धमान, ठीक है। ये ध्यान रखना है। महावीर को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था, तो रिजुपालिका नदी के तट पर जुम्भिक ग्राम में एक साल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ था, जिसे केवल्य कहा गया था, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है सभी चीज़ें। नेक्स्ट है, कौन सा भारतीय राज्य बौद्ध गुफा मंदिरों का घर है जिन्हें बराबर गुफाओं के नाम से भी जाना जाता है। तो बराबर गुफा जब भी आए तो आंसर क्या हो जाएगा, बिहार। बराबर गुफा कहाँ है, तो ये बिहार में है ना। बराबर की पहाड़ी गुफाएं बिहार के जहानाबाद जिले के मखदुमपुर क्षेत्र में स्थित है ना। तो जहानाबाद में ये बराबर की गुफाएं हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, बौद्ध वास्तुकला में निम्नलिखित में से कौन सा एक ध्यान कक्ष और भिक्षुओं के रहने का स्थान है। तो ध्यान कक्ष और भिक्षुओं के रहने का स्थान को विहार कहा जाता है, ठीक है, विहार, ठीक है। बौद्ध वास्तुकला में जो ध्यान कक्ष और भिक्षुओं को रहने का स्थान जो है वो विहार कहलाता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। और बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में नेपाल के कपिलवस्तु में हुआ था, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना है। और इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बुद्ध डेस नामक एक छोटे से गण से संबंधित थे। तो बुद्ध जो है किस गण से संबंधित है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये शाक्य गण से संबंधित है, क्योंकि गौतम बुद्ध का जन्म जो है 563 ईसा पूर्व में नेपाल के कपिलवस्तु में शाक्य गण में एक क्षत्रिय राजकुमार के रूप में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राजपूत राजवंश के शासकों ने जैन धर्म का संरक्षण किया था और जिनमें से एक ने जैन विद्वान हेमचंद्र से प्रेरित होकर जैन धर्म को अपना लेने की जानकारी भी मिलती है, ठीक है। तो एक बार क्वेश्चन फिर समझ लीजिए कि किस राजपूत राजवंश के शासकों ने जैन धर्म का संरक्षण किया था और जिनमें से एक ने जैन विद्वान हेमचंद्र से प्रेरित होकर जैन धर्म को अपना लेने की जानकारी भी मिलती है। तो जैन धर्म का संरक्षक किया था ये चालुक्य वंश, ठीक है। चालुक्य वंश जो है ये जैन धर्म का संरक्षण किया था। और चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था, पुलकेशिन प्रथम थे। इस टाइप के कुछ वंश है जिनका संस्थापक के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे चालुक्य वंश का संस्थापक हो गया पुलकेशिन प्रथम, प्रतिहार वंश का संस्थापक नागभट्ट प्रतिहार, राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक दंतिदुर्ग, पल्लव वंश का सिंह विष्णु और चोल वंश का संस्थापक विजयालय था, ठीक है। क्वेश्चन एक बार फिर समझ लीजिए सभी। चालुक्य वंश के संस्थापक पुलकेशिन प्रथम, प्रतिहार वंश का नागभट्ट प्रथम और राष्ट्रकूट वंश का दंतिदुर्ग, पल्लव वंश का सिंह विष्णु और चोल वंश का संस्थापक विजयालय थे। नेक्स्ट है, सांची का स्तूप की नींव निम्नलिखित में से किस राजा द्वारा लिखी गई थी। तो सांची का स्तूप आपको बताएं सभी चीज़ें। अशोक के बारे में जो रेगुलर क्लास कर रहे हैं अशोक के बारे में सभी अति महत्वपूर्ण प्रश्न उनको मालूम होगा, ठीक है। एक बार फिर रिवीजन करते हैं यहाँ से। अशोक के बारे में कम से कम 10-12 प्रश्न पूछा जाता है जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है। इसलिए अशोक के बारे में सभी चीज़ें याद रखना है। तो ये सांची का स्तूप का निर्माण किसने, अशोक ने करवाया था, ठीक है। और धामे का स्तूप का निर्माण किसने करवाया, अशोक ने करवाया। केसरिया स्तूप जो कि दुनिया का सबसे बड़ा स्तूप है चंपारण में, केसरिया स्तूप का निर्माण अशोक ने करवाया था। महाबोधि मंदिर का निर्माण अशोक ने करवाया था। सारनाथ स्थित सिंह स्तंभ का निर्माण अशोक ने करवाया था। श्रीनगर शहर को किसने बसाया था, तो अशोक ने बसाया था, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें याद रखना है। एक बार फिर समझ लीजिए, सांची, धामे, केसरिया स्तूप, महाबोधि, सारनाथ स्थित सिंह स्तंभ और श्रीनगर, ये सभी को स्थापित किया था किसने,
अशोक ने किया था। अशोक किस वंश का शासक था? तो अशोक था मौर्य वंश का शासक था। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। और चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था बिंदुसार, है ना। चंद्रगुप्त मौर्य का बिंदुसार था, ठीक है। इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना बिंबिसार में। बिंबिसार ये था हर्यक वंश का संस्थापक, तो इसका जो बिंदुसार था और बिंदुसार का पुत्र था अशोक, ठीक है। ये अशोक था, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था बिंदुसार, बिंदुसार का पुत्र था अशोक, ठीक है। यानी कि क्वेश्चन अगर पूछ लिया जाए कि अशोक किसका पुत्र था, तो ये चंद्रगुप्त मौर्य का पौत्र था, अब पुत्र था बिंदुसार का, ठीक है। तो ये सारे चीज़ें याद रखना है। अच्छा, अशोक का जन्म कब हुआ था? तो अशोक का जन्म हुआ था 304 ईसा पूर्व में हुआ था। और कहाँ हुआ था? तो पाटलिपुत्रा में हुआ था, ठीक है। और पाटलिपुत्रा में अशोक का जन्म हुआ था। और तीसरी बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में और कहाँ हुआ था? तो तीसरी बौद्ध संगीति पाटलिपुत्रा में ही हुआ था और अशोक के शासन काल में हुआ था। और अध्यक्ष थे मोगलीपुत्र तीस, ठीक है। तो अध्यक्ष भी अब पूछा जाता है, तो अध्यक्ष का नाम भी याद रखना है। तीसरी बौद्ध संगीति का अध्यक्ष था मोगलीपुत्र तीस था, ठीक है। ये ध्यान रखना है। अशोक का नाम किस शिलालेख में मिलता है? तो मास्की अभिलेख में मिलता है, जो कि कर्नाटक में है। अशोक का कलिंग युद्ध कब लड़ा गया था? 261 ईसा पूर्व, ठीक है। और कलिंग युद्ध का वर्णन किस अभिलेख में है? तो 13वें अभिलेख में है, ठीक है। ये ध्यान रखना है। और अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो जेम्स प्रिंसेस ने पढ़ा था 1837 में। अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? तो जेम्स प्रिंसेस ने 1837 में पढ़ा था। नेक्स्ट है, महाभाष्य के लेखक कौन थे? तो महाभाष्य के लेखक थे पतंजलि, ठीक है। महाभाष्य के लेखक पतंजलि थे। योग दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? तो पतंजलि थे, ठीक है। और ये जो चारों ऑप्शन में है, ये चारों कतई जहर प्रश्न है। ये चारों से आपको याद रखना है, ये एग्जाम में हमेशा रिपीट होते रहता है, कभी पुराना नहीं होता, ठीक है। जैसे कि हर्षचरित के लेखक कौन था? तो बाणभट्ट था। हर्षचरित के लेखक बाणभट्ट था। अष्टाध्यायी के लेखक है पाणिनि। इसको रिलेट ऐसे कर लीजिए, अष्ट को रिलेट कर लीजिए कष्ट से, आपको कभी यह नहीं भूल पाइएगा। और ऑप्शन देखते के साथ ही आप आसानी से टिक कर दीजिएगा। अष्टाध्याय को रिलेट करिए कष्ट से, तो कष्ट होगा जब किसी को तो पानी देंगे, कष्ट होगा तो पानी देंगे। यानी अष्टाध्याय जब भी आएगा तो आपके दिमाग में आ जाएगा कष्ट पानी, है ना। तो इसे रिलेट कर लेना है। तो अष्टाध्यायी के लेखक है पाणिनि, ठीक है। और अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? कौटिल्य। अर्थशास्त्र के लेखक है कौटिल्य। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान एक गोलाकार गुंबद संरचित स्मारक यानी स्तूप के लिए प्रसिद्ध है? तो ये प्रसिद्ध है सांची। सांची जो है ये स्तूप के लिए प्रसिद्ध है ना। एक अर्धगोलाकार गुंबद संरचित स्मारक यानी स्तूप के लिए प्रसिद्ध है, तो वो है सांची का स्तूप, ठीक है। सांची का स्तूप आपको बता ही दिए थे कि सांची का स्तूप किसने निर्माण करवाया था, धामे का स्तूप किसने निर्माण करवाया, तो ये सब अशोक ने करवाया था। सांची का स्तूप है कहाँ? तो सांची का स्तूप ये है मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में सांची का स्तूप, और भीमबेटका भी मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में है, ठीक है। ये ध्यान रखना है। और धामे का स्तूप जो है वो उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट है, ये आपका है क्या? सांची का स्तूप है, ठीक है। सांची का स्तूप देख लीजिए, यही है सांची का स्तूप। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका टाइप 3। टाइप 3 का यहाँ से स्टार्ट होता है। तो इसमें क्या है? पहला क्वेश्चन है इसमें कि ग्रीक यूनानी लेखकों द्वारा अग्रमीज या तो जेंड्रमीज किसे कहा गया? यानी यूनानी लेखक द्वारा अग्रमीज और जेंड्रमीज किसे कहा गया है? तो 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो किसे कहा गया ये पूछा है। तो अग्रमीज और जेंड्रमीज कहा गया है, धानानंद को कहा गया, ठीक है। धानानंद जो है ये नंद वंश का अंतिम शासक था। नंद वंश का संस्थापक कौन था? तो महापद्म नंद थे। महापद्म नंद जो है ये नंद वंश का संस्थापक था, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। और अजातशत्रु के बारे में मालूम है आपको, हर्यक वंश का संस्थापक था बिंबिसार। अब बिंबिसार का पुत्र था अजातशत्रु और अजातशत्रु का पुत्र हो गया उदयन, ठीक है। ये ध्यान रखना है। और अजातशत्रु के शासनकाल में ही प्रथम बौद्ध संगीति हुआ था, अजातशत्रु के शासनकाल में। और दूसरी बौद्ध संगीति जो है ये काला अशोक के समय हुआ था। दूसरी बौद्ध संगीति काला अशोक के समय हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट है,
निम्नलिखित में से किसकी जानकारी अशोक के शिलालेखों से मिलती है? तो अशोक के शिलालेखों से जानकारी जीवन वृत्त की भी मिलती है, आंतरिक नीति की भी मिलती है और विदेशी नीति की भी मिलती है। यानी कि अशोक के शिलालेखों से ये सभी विकल्प सही है, ये सभी की जानकारी मिलती है। ठीक है। और अशोक का अधिकतर शिलालेख किस लिपि में लिखा गया है? तो वो ब्राह्मणी लिपि में लिखा गया है। और भाषा पूछे तो प्राकृतिक भाषा में लिखा गया है। अशोक का नाम किस शिलालेख में है? तो मस्की में है। और अशोक का जो कलिंग युद्ध का वर्णन है वो 13वें शिलालेख में है। ठीक है, ये सभी चीज़ें ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, सारनाथ स्तंभ का चक्र निम्न में से किसे इंगित करता है? तो ये इंगित करता है किसको? प्रगति को। ठीक है, सारनाथ जो स्थित है, स्तंभ का चक्र जो है किसे इंगित करता है? तो चक्र जो है ये प्रगति को इंगित करता है। ठीक है, याद रखना है, प्रगति को इंगित करता है। देखिए, सारनाथ स्तंभ को भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में भी अपनाया गया। ठीक है, सारनाथ स्तंभ को भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में भी अपनाया गया। सारनाथ स्तंभ को किसने बनवाया था? तो अशोक ने ही बनवाया था। और सारनाथ में ही बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। ठीक है, सारनाथ में ही भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। सर्वाधिक कहाँ दिया था? श्रावस्ती में दिया था। ठीक है, तो ये चीज़ें सारे ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है कि निम्न में से कौन सा तत्व धम्म में वर्णित नहीं था? तो धम्म में वर्णित नहीं था, ये जो संघ के प्रति आस्था है ये धम्म में वर्णित नहीं था। ठीक है, धम्म में ये कहा गया था कि दूसरे के प्रति व्यवहार में मधुरता। ठीक है, दूसरे के प्रति व्यवहार में मधुरता, दान दया, प्राणियों का दान दया। ठीक है, दान पुण्य हो गया। और प्राणियों का वध नहीं करना। ठीक है, और माता पिता तथा बड़ों की आज्ञा का पालन करना। और गुरुजनों के प्रति आदर करना है ना, गुरुजनों के प्रति आदर होना। और दास तथा भृत्यों के प्रति उचित व्यवहार, दास तथा भृत्यों के प्रति उचित व्यवहार। ठीक है, तो ये सभी धम्म में शामिल था, लेकिन संघ के प्रति आस्था ये धम्म में शामिल नहीं था। नेक्स्ट है कि धार्मिक स्तूप निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? तो धार्मिक स्तूप और सांची का स्तूप काफ़ी फेमस है। तो धार्मिक स्तूप जो है ये कहाँ है? तो सारनाथ में है। धार्मिक स्तूप है सारनाथ में। ठीक है, सारनाथ में। और सारनाथ जब भी आए तो तुरंत 2-3 क्वेश्चन रिवीजन कर लेना चाहिए। अशोक का जो है सिंह स्तंभ वो कहाँ से लिया गया? सारनाथ से। और बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो ये सारनाथ में ही दिया था। ठीक है, सांची का स्तूप कहाँ है? सांची का स्तूप अगर पूछे कहाँ है तो वो है मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में। सांची का स्तूप और भीमबेटका दोनों मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में है। ठीक है, और आपको मालूम है धार्मिक स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? अशोक ने, है ना। धार्मिक स्तूप का निर्माण सांची का स्तूप अशोक ने, महाबोधि मंदिर अशोक ने, केसरिया स्तूप अशोक ने, श्रीनगर को स्थापना अशोक ने किया था। ठीक है, तो ये सारे चीज़ें आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो यहीं तक रहने देते हैं और फिर मिलते हैं आगे के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। और एक चीज़ हमेशा याद रखना है कि आपकी मुस्कान एक अनमोल खजाना है, इसे छोटी छोटी बातों में खोने ना दें। पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद दोस्तों।